कृष्णा साथियों, किरोसा नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में टेम्परेचर के बारे में कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, क्वेश्चन जिसमें है फेस्टिजियम क्या होता है? फेस्टिजियम क्या होता है? फेस्टिजियम पहली चीज यहां क्वेश्चन पढ़ते हैं आसानी से कि फेस्टिजियम इज द टर्म गिवन इन विच पीरियड ड्यूरिंग फीवर। फीवर के एक तरह से यदि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपने टाइप्स ऑफ फीवर को अच्छी तरह से स्टडी किया है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से डायरेक्ट सोल्व करोगे। और अब है इसमें आपके अलग अलग ये टाइप ऑफ फीवर्स है ऐसे मानो, और उनमें से आपको ये फेस्टिजियम के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? फेस्टिजियम कि फेस्टिजियम क्या होता है। ठीक है, यह एक टाइप ऑफ फीवर है फेस्टिजियम। अब इसमें आपके चार ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फेस्टिजियम इज अ टर्म गिवन विच पीरियड ड्यूरिंग फीवर। फीवर के कौन से पीरियड को अपन फेस्टिजियम बोलेंगे? तो कौन से टाइम पीरियड को बोलेंगे? सबसे पहला है ऑनसेट ऑफ फीवर, दूसरा है व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज रीच्ड टू मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट, थर्ड है व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल, एंड फोर्थ है व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज सडनली रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो आपको एक एक ऑप्शन आसानी से समझना होगा और टाइप्स ऑफ फीवर है यहां वह भी समझने होंगे। तो इनसे रिलेटेड आपको टर्मिनोलॉजीज है वह भी कुछ ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहला अपन को याद रखना है कहां कि सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ऑनसेट ऑफ फीवर। तो ऑनसेट ऑफ फीवर क्या होता है? जब फीवर स्टार्ट हो रही है, जब फीवर का इन्वेजन हो रहा है, या तो ऑनसेट या फिर इन्वेजन ऑफ फीवर। ठीक है, इन्वेजन ऑफ फीवर या ऑनसेट ऑफ फीवर का मतलब है जब फीवर आना अपने स्टार्ट हुई है। ठीक है, जैसे ही फीवर आना स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग है, वह कंडीशन कौन सी कहलाती है? वह कंडीशन कहलाती है ऑनसेट ऑफ फीवर जब बॉडी का टेम्परेचर राइजिंग होने लगा है। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगा है? राइज होने लगा है, या धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वह कंडीशन कहलाती है ऑनसेट ऑफ फीवर या इन्वेजन ऑफ फीवर। तो याद रखना है, यदि अलग से कोई क्वेश्चन आए और उसमें पूछा जाए कि ऑनसेट ऑफ फीवर क्या है या इन्वेजन ऑफ फीवर क्या है, जब फीवर क्या हो, मतलब अपना बॉडी का टेम्परेचर राइज होने लगे, राइज का मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगे टेम्परेचर, तो वह कंडीशन कहलाती है इन्वेजन ऑफ फीवर या ऑनसेट ऑफ फीवर। तो यह फेस्टिजियम नहीं है। सेकेंड है व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज रीच टू मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट। क्या है? जब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? मैक्सिमम पहुंच गया और वहां जाके क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो वह कंडीशन कहलाती है फेस्टिजियम या स्टेडियम। अब की बार ये जैसे माना कि ये क्वेश्चन अब की बार आ गया, अगली बार क्या पता एग्जाम में ये पूछ लिया गया है कि स्टेडियम इज ए टर्म गिवन इन विच पीरियड ड्यूरिंग फीवर। तो स्टेडियम किसके लिए यूज होगा? जिसके लिए फेस्टिजियम यूज हो रहा है उसी के लिए स्टेडियम यूज होगा। तो फेस्टिजियम एंड स्टेडियम सेम टर्मिनोलॉजी है, आपस में दोनों सिनोनिमस है, इसके जगह इसको भी यूज किया जा सकता है। तो फेस्टिजियम या स्टेडियम क्या कहलाता है? जब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो? मैक्सिमम पहुंच जाए, कि जितनी फीवर होनी है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब मैक्सिमम पहुंच गया, या 104 पहुंच गया इसका किसी भी पेशेंट का, जहां तक फीवर होनी है मतलब जितनी डिग्री, उस मैक्सिमम लेवल पर जाके वहीं रुक जाए, वही क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, वही स्थिर हो जाए, वह कंडीशन कहलाती है फेस्टिजियम या स्टेडियम। तो अपना इसके लिए आंसर ठीक कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? बी। ठीक है, अपना आंसर तो मिल गया। क्या है? व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज रीच्ड मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट।
बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, मैक्सिमम लेवल पे जाके वहीं स्थिर हो जाए, वह कंडीशन कहलाती है फेस्टेजियम या स्टेडियम। एग्जाम में इसके जगह यदि यह पहुंच लिया जाए, यह टर्म यूज कर ली जाए, तो भी अपना ऑप्शन चेंज नहीं होगा। अब अपन थर्ड पे जाते हैं कि थर्ड क्यों नहीं हुआ। ये बोल रहा है व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल। ठीक है। फोर्थ बोल रहा है व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज सडनली रिटर्निंग टू नॉर्मल। दोनों चीजों में देखना, यहां से क्वेश्चन कई बार आता है फीवर के कि दोनों में क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, लेकिन एक में हो रहा है ग्रेजुअली और एक में हो रहा है सडनली। बस यही दो बातें आपको याद रखनी है कि एक में ग्रेजुअली हो रहा है और एक में सडनली हो रहा है। जिसमें सडनली हो रहा है वह क्या है, क्राइसिस, और जिसमें ग्रेजुअली हो रहा है वह क्या है, लाइसिस। तो बातें याद रखनी है। ठीक है कि ये कंडीशन क्या है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर रिटर्न इज ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल। बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो वह कंडीशन कहलाएगी डिक्लाइन ऑफ लाइसिस। डिक्लाइन का मतलब गिर रहा है, तो यह कंडीशन है डिक्लाइन ऑफ लाइसिस। ठीक है। यदि इसमें अपन ऑप्शन, यदि क्वेश्चन पहुंचा जाए डिक्लाइन ऑफ लाइसिस क्या होता है, तो डिक्लाइन ऑफ लाइसिस क्या होगा, यदि बॉडी का टेम्परेचर ग्रेजुअली गिरे तो उसको बोलेंगे अपन डिक्लाइन ऑफ या डिक्लाइन बाय लाइसिस। डिक्लाइन बाय लाइसिस। ठीक है। डिक्लाइन बाय लाइसिस इसके लिए टर्म यूज की जाएगी, किसके लिए, जब बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। अब एक कंडीशन फिर आई है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज सडनली रिटर्निंग टू नॉर्मल। क्या हुआ है, सडनली। यदि सडनली आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, सडनली आ रहा है तो वह क्या है, क्राइसिस है, और ये इसके लिए टर्म यूज होगी डिक्लाइन बाय क्राइसिस। समझ में आया होगा कि यह आंसर क्यों नहीं आया, यह आंसर क्यों नहीं आया और यह आंसर क्यों नहीं आया। यह है जब बॉडी का टेम्परेचर राइजिंग हो, स्टार्ट हो, फीवर आना, इन्वेजन होना। ठीक है। तो यदि फीवर का इन्वेजन हो रहा है, वह ऑनसेट ऑफ फीवर है। यदि बॉडी का टेम्परेचर एकाएक ऊपर बढ़ गया और वहीं इस कांस्टेंट हो गया, वह फेस्टेजियम या स्टेडियम है। यदि बॉडी का टेम्परेचर ग्रेजुअली धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है तो वह डिक्लाइन बाय लाइसिस है। और यदि बॉडी का टेम्परेचर सडनली गिर रहा है, ठीक है, सडनली नॉर्मल हो रहा है, तो वह डिक्लाइन बाय क्राइसिस है। यहां अपन ने दो टर्म्स देखी है, एक देखी है लाइसिस एंड दूसरी देखी है क्राइसिस। अब ये डिक्लाइन का मतलब है हो रहा है कम हो रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है। अब यहां दो टर्म आ रही है, एक आ रही है लाइसिस एंड दूसरी है क्राइसिस। पहले अपन देखते हैं लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, गिरना धीरे धीरे। अब लाइसिस फीवर है, उसमें क्या होता है, फीवर जिक जेक, क्या, फीवर जिक जेक मैनर में ग्रेजुअली धीरे धीरे गिरती है। जिक जेक मैनर में क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा। किसमें, जिक जेक मैनर में यदि टेम्परेचर गिरेगा तो उसे बोलते हैं केवल और केवल लाइसिस। क्या, केवल और केवल लाइसिस पहुंच लिया जाए एग्जाम में तो अपन जिक जेक मैनर में यदि टेम्परेचर गिर रहा है तो उसको बोलते हैं ओनली लाइसिस। और यदि क्राइसिस आए, इसको अच्छे से समझिए, क्या है कंडीशन आपको बताई थी, पहला है लाइसिस,
तो लाइसिस क्या है, फीवर है, फीवर डिक्रीज तो हो रही है ना, या टेम्परेचर या फीवर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन जिक जेग मैनर, ठीक है, जिग जेग मैनर। यदि फीवर जिग जेग मैनर से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, फीवर का जो डिक्रीज होने का तरीका है वह जिगजैग है, ठीक है, कभी कर रही है, कभी बढ़ रही है, कभी गिर रही है, और धीरे 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 क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर यहाँ था 102 वह इस प्रकार से धीरे धीरे पता चला कि वापस 98 के आसपास आके, मतलब ग्रेजुअली धीरे 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 टेम्परेचर क्या हुआ, गिरा, लेकिन एक जिगजैग मैनर में गिरा, तो वह कंडीशन कहलाती है केवल और केवल लाइसिस। यदि क्वेश्चन पहुंच लिया जाए लाइसिस ऑफ फीवर का, ठीक है, कि जब फीवर की लाइसिस स्टेज चल रही है तो उसमें टेम्परेचर किस मैनर में आता है, नीचे जिगजैग मैनर में, या फिर आपको पहुंच लिया जाए कि जिगजैग मैनर कौन सी फीवर में होता है, तो लाइसिस ऑफ फीवर, ठीक है, तो वह होता है क्या, लाइसिस ऑफ फीवर। अब एक आपको बताया था सडनली रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, सडनली रिटर्न हो रहा है नॉर्मल, उसको आपको बताया था डिक्लाइन ऑफ क्राइसिस, डिक्लाइन ऑफ क्राइसिस वह है सडनली रिटर्न हो रहा है नॉर्मल। अब है क्राइसिस, क्राइसिस टाइप ऑफ फीवर का मतलब है यदि टेम्परेचर क्या हो रहा है, सडनली डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, सडनली नॉर्मल हो रहा है या सडनली डाउन हो रहा है टेम्परेचर, वह कंडीशन कहलाती है क्या, वह कंडीशन क्या कहलाती है, क्राइसिस। यदि टेम्परेचर सडनली डाउन हो रहा है वह कंडीशन कहलाती है क्राइसिस। अब यह क्राइसिस भी दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रू क्राइसिस और दूसरा होता है फॉल्स क्राइसिस। तो फॉल्स क्राइसिस क्या होता है, ट्रू क्राइसिस क्या होता है, क्राइसिस का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब एक का एक अचानक चेंज हो रहा है, एक का एक चेंजेस होता है, उसे क्राइसिस बोलते हैं। अब ये फीवर का है तो फीवर में क्या होगा, एक का एक टेम्परेचर गिर रहा है। अब यदि टेम्परेचर गिर रहा है उसके साथ पेशेंट की कंडीशन है, पेशेंट कंडीशन उसमें यदि कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है तो पेशेंट कंडीशन इंप्रूव्ड, यदि पेशेंट कंडीशन इंप्रूव हो रही है तो वह है ट्रू क्राइसिस। समझ में आ रहा होगा, यदि पेशेंट की क्या है, कंडीशन क्या हो रही है, इंप्रूव्ड हो रही है, तो वह कहलाएगा ट्रू क्राइसिस। और विदाउट पेशेंट कंडीशन इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है सडनली, वो भी कैसा, सडनली डाउन हो रहा है, वह कहलाता है फॉल्स क्राइसिस, ठीक है। तो विदाउट इंप्रूवमेंट यदि हो रहा है तो यदि विदाउट इंप्रूवमेंट किसमें, टेम्परेचर, इसमें पेशेंट की कंडीशन में, पेशेंट की कंडीशन है वो बिना किसी इंप्रूवमेंट के यदि टेम्परेचर गिर रहा है तो वह कहलाएगा फॉल्स क्राइसिस। समझ में आया होगा, मैंने जो क्वेश्चन समझाया है इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑफ फीवर भी समझा दिया गया है। तो ऐसे यदि क्वेश्चन आए, क्राइसिस, लाइसिस, फॉल्स फीवर, फॉल्स एंड ट्रू क्राइसिस, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ क्राइसिस, तो इसका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेजियम आए चाहे फास्टिगियम आए, कुछ भी आए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पहुंचा जाता है, यदि आप एक बार दिमाग में अच्छे से इसका सेटअप डाल लेंगे, ठीक है, कि ये फीवर किस टाइप की है, जिसमें क्या होता है, इस फीवर में क्या होता है, ये यदि समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में, जैसे आप ग्रेजुअली को आप याद रखो लाइसिस से, ठीक है, और सडनली को याद रखो आप क्राइसिस से,
ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आफ्टर यूजिंग द थर्मामीटर, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन ने क्या किया है, थर्मामीटर यूज किया है, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। तो यह क्वेश्चन है कि आफ्टर यूजिंग द थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन इन विच डायरेक्शन या इन विच मैनर। आफ्टर यूजिंग वर्ड आपको यह है ध्यान रखने योग्य, आफ्टर यूजिंग थर्मामीटर मतलब थर्मामीटर को यूज कर लिया गया है, उसके बाद जैसे कि डायग्राम बनाते हैं थर्मामीटर का, ठीक है, इस पे रीडिंग्स है। तो ये क्या है, इसे मानो एक थर्मामीटर्स है ना। इस थर्मामीटर में यहां मरकरी पारा जो भी है वह कलेक्टेड है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर यूज, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है, आफ्टर यूज और कभी कभार आ जाता है बिफोर यूज। ठीक है, तो बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज आपको सब याद रखने हैं, एक ही क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को हल करना है। क्या कह रहा है कि आफ्टर यूजिंग थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन। ठीक है, अपन पहले आफ्टर यूज का ये पहुंच रहा है, उसी हिसाब से चलते हैं कि आफ्टर यूजिंग थर्मामीटर, थर्मामीटर को अपन ने क्या किया है, यूज ले लिया है, पेशेंट का टेम्परेचर ले लिया है, उसके बाद इस थर्मामीटर को अपन किस डायरेक्शन में क्लीन करेंगे, किस डायरेक्शन में इसको क्लीन करेंगे। क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है, पहला है ब्लब टू स्टीम, दूसरा है स्टीम टू ब्लब, थर्ड है एनी डायरेक्शन और फोर्थ है बाई लाइनर मूवमेंट। पहली चीज, इसमें दो चीजें हैं, स्टीम एंड बल्ब। आपको स्टीम का और बल्ब का पता होना चाहिए। तो ये है बल्ब, ठीक है, और ये है स्टीम। अब आपको डायरेक्शन दो ही होगी, या तो इधर से, क्या होगा, या तो इधर से, या तो इधर से या फिर इधर से, समझ रहे होंगे। या तो होगा बल्ब टू स्टीम या होगा स्टीम टू बल्ब। अब यहां क्वेश्चन है आफ्टर यूज। आफ्टर यूज मतलब अपन ने पेशेंट के यूज कर लिया है, पेशेंट के यूज कर लिया मतलब वह इन्फेक्टेड हो गया है। याद रखने की बात यह है कि पेशेंट के यूज कर लिया है तो वह क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है। इन्फेक्टेड हो गया है कौन सा पार्ट, जो पेशेंट के टच में था, पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, वह पार्ट कंटामिनेट हो गया है। तो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या रहता है, पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या रहता है, बल्ब वाला हिस्सा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर यूज, तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो कंटामिनेट हो गया है उस एरिया को क्या करना है, बाद में क्लीन करना है। प्रिंसिपल फॉलो करना है कौन सा, मोर कंटामिनेट से और अपन सफाई करेंगे, मतलब लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेशन। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल, लेस टू मोर, लेस टू मोर कंटामिनेशन की ओर अपन चलेंगे, लेस टू मोर। अब यूज कर लिया है तो मोर कौन सा हो गया है, यह वाला हिस्सा, और लेस कौन सा हो गया है, ये वाला हिस्सा। तो आफ्टर यूज अपन किस हिसाब से क्लीन करेंगे, किस हिसाब से क्लीन करेंगे आफ्टर यूज, कि अपन ने ये हिस्सा कंटामिनेट कर दिया है तो आफ्टर यूज अपन क्लीन करेंगे इस डायरेक्शन में, आफ्टर यूज। तो आफ्टर यूज अपन किस डायरेक्शन में क्लीन करेंगे, स्टीम टू बल्ब। कौन से डायरेक्शन में, स्टीम टू बल्ब। और इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, बी। क्या करेक्ट आंसर है, बी।
स्टीम से बल्ब की ओर करेंगे। कब? आफ्टर यूज। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है बिफोर यूज। बिफोर यूज मतलब यूज किया नहीं है पेशेंट ने, उससे पहले। तो मोर कंटामिनेट एरिया कौन सा माना जाता है उस टाइम? स्टीम को। और बल्ब क्या रहता है? डिसइंफेक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि इससे डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, या वो मतलब ये जो इसका बल्ब एरिया है वह डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में रहता है, या उससे डिसइंफेक्ट करके रखा जाता है। इसलिए इसको क्या माना जाता है उस टाइम? लेस माना जाता है। कब? आप बिफोर यूज। ठीक है, ये लेस होता है और इधर मोर होता है, तो अपन इसको बल्ब टू स्टीम। तो यदि बिफोर यूज आता क्वेश्चन में तो अपन इसको आंसर करते। समझ में आ गया होगा बिफोर यूज। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में आते हैं, कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए बड़े क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि एक नर्स है जिसको पेशेंट का टेम्परेचर क्या करना है? मेजर करना है। तो वह ग्लव्स पहन मतलब उसने ग्लव्स पहन लिए हैं, उसके बाद वह थर्मामीटर लेके क्या टेम्परेचर लेने जा रही है। ठीक है, तो टेम्परेचर लेने से पहले वहां मेंशन नहीं है, ये से पहुंच रहे हैं कि क्या है? टेम्परेचर लेने जा रही है, टेम्परेचर लेना चाह रही है, तो वह थर्मामीटर को किस वे में क्लीन करेगी? तो आपको हमेशा याद रखना है लेस टू मोर, मतलब जहां ज्यादा कंटामिनेशन है उसकी तरफ और कंटामिनेट एरिया कर देना है। मतलब जहां लेस है उधर उस कंटामिनेशन को नहीं फैलाना है, मतलब जहां गंदगी कम है वहां कम ही रहने देनी है, जहां ज्यादा है उधर ही गंदगी कलेक्ट करनी है। मतलब हमेशा लेस कंटामिनेट्स एरिया को पहले क्लीन करना है और मोर की तरफ करना है। याद रखना है लेस टू मोर कंटामिनेशन। ठीक है, तो इस वे में आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और क्या गलत होने के चांस भी कम रहेंगे। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पहुंचे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट कीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज कीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको पहली चीज दो फॉर्मूले हैं सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करने के और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में। कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पहुंच लिया जाता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है कौन सा गलत है, तो आपको ये फॉर्मूले भी याद होना जरूरी है। तो आप पहले फॉर्मूला याद कीजिए कि सेंटीग्रेड इक्वल इज फारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। तो यह किसका होगा? यदि अपन को फारेनहाइट पैमाना दे रखा है, फारेनहाइट मान दे रखा है, तो यह सूत्र होगा। अपन उस फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है फारेनहाइट को सेंटीग्रेड को यदि फारेनहाइट में चेंज करना हो तो अपन क्या करेंगे? फारेनहाइट इक्वल टू सी इंटू मतलब सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32। तो याद रखना है यह फॉर्मूला है किसका? सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करने का। अब है आपको याद कैसे रखना है कि सेंटीग्रेड हमेशा कम रहेगा फारेनहाइट से, हमेशा कम रहेगा, लेकिन एक वह वैल्यू है जहां सेंटीग्रेड का मान और फारेनहाइट का मान बिल्कुल इक्वल आता है, वह है -40 डिग्री सेंटीग्रेड इन -40 डिग्री फारेनहाइट। दोनों का मान इक्वल आएगा। अभी अपन फॉर्मूला में रख के आपको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा सेंटीग्रेड कम रहेगा फारेनहाइट से, तो अपन को यदि कोई कम मान निकालना है, कम करना है मान को, तो अपन ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे, विभाजित करेंगे। तो उसको याद रखना है, कम करना है तो घटाना है, माइनस करना है। तो
ठीक है, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि नीचे क्या आएगा ऊपर क्या है। कभी कभार एग्जाम में क्या रहता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन में 5 नीचे कर दिया 9 ऊपर कर दिया, गलत हो जाता है। ठीक है, अब है दूसरा, जैसे कि फारेनहाइट हमेशा बड़ा रहता है सेंटीग्रेड से, तो बड़ा रहता है तो हमेशा +32 करेंगे और हमेशा कम संख्या का भाग देंगे। इस प्रकार से आप मतलब एग्जाम में यदि कन्वर्ट कर रहे हो तो यह दो बातें ध्यान में रख सकते हो और अपना क्या फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट रख सकते हो। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, ये याद रखने हैं फॉर्मूले। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट कीजिए किसको कन्वर्ट कीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट। ठीक है जी, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है अपन को। 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो अपन सूत्र लगाएंगे किसका, फारेनहाइट का। तो अपन को जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लगाएंगे। तो फारेनहाइट का अभी बताया था, जो सूत्र यहां रख दीजिए, क्या होगा C × 9/5 + 32। ठीक है, अब अपन को C का मान दे रखा है, कितना है 40 डिग्री। ठीक है, तो F बराबर 40 × 9/5 + 32। ठीक है, 5 40 को काटेगा 5 × 40 8। ठीक है, अब है 8 × 9 कितने होते हैं 72, 9 × 72 72 + 32, ये इसका मान आएगा। तो 72 + 32 कितने हुए 104। तो अब अपने ऑप्शन में यदि 104 फारेनहाइट कहीं दे रखा है वह अपना करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, तो यहां करेक्ट आंसर दे रखा है 104 डिग्री फारेनहाइट। समझ में आया होगा? ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को अपने फारेनहाइट में बदला है तो आंसर आया है 104 फारेनहाइट। अब अभी आपको मैंने एक क्या बताया था कि -40 डिग्री एंड -40 डिग्री फारेनहाइट एंड -40 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों इक्वल होते हैं। कैसे? जैसे कि अपन -40 डिग्री लेते हैं, कोई भी एक अपन फॉर्मूला रखते हैं, जैसे सेंटीग्रेड वाला रखते हैं, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू F - 32 × 5/9। हमेशा याद रखना, आपको माइनस करना है और बड़ी संख्या है उसका भाग देना है। क्यों? सेंटीग्रेड अपन को मान छोटा याद करना है क्योंकि बड़ा दे रखा है। अब है C = F का मान -40 दे रखा है। ठीक है, यदि -40 दे रखा है तो -40 -32 ब्रैकेट बंद × 9/5/9। अब है -40 एंड -32 कितना हुआ -72 × 9/5/9। क्या होगा, माइनस है 9 को काटा 9/72 कितना 8, माइनस लगा हुआ है तो माइनस के 8, क्योंकि माइनस माइनस की वैल्यू आपस में जुड़ेगी। ठीक है, अभी ये माइनस में होता है ये प्लस में होता है, ये कटते। ठीक है, तो माइनस माइनस वैल्यू आपस में जुड़ेगी और जुड़ रही है तो माइनस के 72। अब 9 से इसको विभाजित किया तो -8 और -8 × 5 माइनस और प्लस माइनस के 40, तो ये माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर आ गया। समझ रहे हो? तो -40 डिग्री यदि फारेनहाइट है वह भी = -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। समझ में आ गया होगा कैसे होता है? सेम, और हमेशा सेम ही होता है क्योंकि ये मान
यदि इस सूत्र में अपन रखते हैं तो क्या आता है, -40 ही आता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि वह कौन सा मान है जिसपे सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट की डिग्री क्या रहे, इक्वल रहे। तो वह मान है -40 डिग्री। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपको इसमें साथ साथ याद रखना है। तो समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में। किसी भी प्रकार से कितना भी वैल्यू दे रखा हो आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हो। अब इसी को उल्टा करके एक और बार समझा देते हैं। यदि अपने क्वेश्चन में आ गया 104 डिग्री फारेनहाइट को आप सेंटीग्रेड में बदलिए, तो अपन को सेंटीग्रेड में बदलना है। फॉर्मूला रखते हैं, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फारेनहाइट -32 इंटू फारेनहाइट -32 इंटू 5/9। ठीक है, तो अब सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फारेनहाइट का मान दे रखा है कितना, 104 -32 इंटू 5/9। ठीक है, 5/9। अब है सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाया 104 में से 32 को, तो कितना बचा, 4 में से 2, 10 में से 3 के तो 7, 72 इंटू 5/9। 72 प्लस के बचेंगे क्योंकि 104 ज्यादा है, तो कितना बचा, 9 72, 8 40। ठीक है, तो C इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर लो। कैसा भी मान हो आप सूत्र में रखिए, काटिए और आंसर रखिए। कभी कभार क्या होता है, जैसे पॉइंटों में आ रहे हैं, डायरेक्ट आपको फिक्स दे रखा हो, तो जो उसके पास का वैल्यू हो, जैसे आपके आंसर आ रहा है कितना, कभी कभार आता है एग्जाम में, आपके आंसर आ रहा है 100.22 और ऑप्शन में 100, 99, 101 दे रखा है, तो आपको 100 ही चूज करना होगा। और यदि आपके आंसर आ रहा है 100.66 तो आपको आंसर चूज करना होगा 101। ठीक है, यदि 0.55 से अबव आ रहा है तो आप उसके अगली संख्या यूज करेंगे। ठीक है, ये भी कभी कभार कंफ्यूजन रहता है, तो ये भी दूर कीजिए। तो आ गया होगा सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करना और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत सीधा आंसर होता है, बहुत सीधा क्वेश्चन होता है, लेकिन अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि ये तो बहुत सीधा है, जल्दी बाजी करते हैं और अपन ने फॉर्मूला गलत लगाया और आंसर गलत हुआ, और फिर बाद में घर आने के बाद अपन उसको कैलकुलेट करते रहते हैं और दिमाग खराब करते रहते हैं। तो उसी टाइम आपको आराम से दिमाग से क्या करना है, आंसर सोल्व करना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रेंथ, किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्टिंग थर्मामीटर। आपने आज आपको बताया था सिर्फ टेम्परेचर से संबंधित सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि अपन थर्मामीटर को क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, सेवलॉन से। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अपन यदि सेवलॉन से डिसइंफेक्ट करें तो जो सॉल्यूशन लेंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ मतलब पावर कितना, उसमें मतलब कितना रेशियो होगा सेवलॉन का वाटर के साथ, तो वह पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है 120, 140, 130, 110। तो आप इसमें बताइए सेवलॉन का कितना होगा। तो देखिए यहां दे रखे हैं वैल्यूज, मेनली यूज करते हैं अपन जो भी थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, एक तो करते हैं सेवलॉन जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरा अपन करते हैं डेटॉल, क्या, डेटॉल, और तीसरा अपन करते हैं लाइसोल। इनका आपको अभी यदि स्ट्रेंथ पहुंचा जाए, ठीक है, किसी का भी पहुंच ले, ऑप्शन में आपको दे रखा है आपको सेवलॉन का पहुंचे
तो 120 स्ट्रेंथ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। यदि डिटोल पहुंच ले इसकी जगह तो आएगा 140, या फिर इसकी जगह लाइजोल पूछ ले तो भी आएगा 140। तो याद रखना है, सेवलॉन, डेटोल और लाइजोल थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज लिए जाते हैं और इनका यह स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये क्या है? इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये क्या है? इनका स्ट्रेंथ है। तो ठीक है, ये स्ट्रेंथ पावर इसका, तो इसमें आंसर क्या आ गया? 120। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कितना स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए लिया जाता है और कौन सा कितना अनुपात में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आसानी से क्वेश्चन को पढ़िए कि व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज राइज अप टू 105 to 106 डिग्री फारेनहाइट द कंडीशन इज नोन एज, मतलब वह कौन सी कंडीशन कहलाएगी जब बॉडी का टेम्परेचर 105 से 106 डिग्री तक पहुंच गया है। तो अपन साधारण सी बात है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया है, कंडीशन बोलते हैं पायरेक्सिया या फीवर। अब यह बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं, बढ़ने के लिए यूज करते हैं हाइपर। ठीक है, और यदि घट रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं हाइपो। तो आंसर में चलते हैं नॉर्मल थर्मिया। नॉर्मल थर्मिया तो नहीं है क्योंकि फीवर है कितना 105 to 106 तक। फिर है हाइपोपायरेक्सिया, हाइपो भी नहीं है। फिर है हाइपर पायरेक्सिया, बिल्कुल हाइपर यदि बॉडी टेम्परेचर क्या बढ़ा हुआ हो, इंक्रीज हो, जब अपन यूज करते हैं। तो यहां सही आंसर क्या होगा? हाइपर पायरेक्सिया। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, आलत दबाव का कोई मतलब नहीं है यहां, क्योंकि सभी इक्वल टर्मिनोलॉजी नहीं है। अब है हाइपर पायरेक्सिया को और किस नाम से जानते हैं? हाइपरथर्मिया। क्या? हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर ही क्या हो रहा है, और कौन सी कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथर्मिया, हाइपर पायरेक्सिया? यदि बॉडी टेम्परेचर 10 डिग्री फारेनहाइट से अबव हो। ठीक है, यदि 10 डिग्री फारेनहाइट से टेम्परेचर अबव है, वह कंडीशन कहलाएगी हाइपर पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया। एक कंडीशन होती है हाइपोथर्मिया। कौन सी कंडीशन होती है? हाइपोथर्मिया। हाइपोपायरेक्सिया यूज नहीं करते हैं, मेनली करते हैं हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया किसके लिए यूज करते हैं? जब बॉडी का टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ जावे। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए? टेम्परेचर किससे नीचे आ जाए? टेम्परेचर किससे नीचे आ जाए? 95 डिग्री फारेनहाइट या 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वह कंडीशन कहलाती है हाइपोथर्मिया। यदि कोई अगला क्वेश्चन आए उसमें दिया हुआ हो हाइपोथर्मिया का क्या होता है, या बॉडी का टेम्परेचर इतना डिग्री आ रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो आपको यह आंसर भी बिल्कुल इस प्रकार से देना होगा। तो वह कंडीशन कहलाएगी क्या? हाइपोथर्मिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप आसानी से सोल्व कर पाओगे अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7th क्वेश्चन, राइट रूट क्या बोल रहा है? राइट रूट मतलब सही रास्ता टू चेक टेम्परेचर इन चिल्ड्रन। बच्चों में टेम्परेचर जांच करने या चेक करने के लिए कौन सा रूट, कौन सा रास्ता सही रहेगा? आपको बताए थे मेनली 3 रास्ते। पहले बताया था ओरल, रेक्टल एंड एक्सिलरी। ठीक है, ओरल, रेक्टल एंड एक्सिलरी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां एक है
क्या बच्चे, चिल्ड्रंस के लिए कौन सा रूट सबसे सही रहेगा, कौन सा रूट सबसे सही रहेगा। बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक है, समझते नहीं है, अपन ने ओरली टेम्परेचर लिया और बच्चे ने क्या किया, उसको बाइट कर गया बच्चा, तो उसको बाइट कर गया बच्चा है, बाइट कर गया तो उसमें क्या आता है, पारा मरकरी एज, तो वह उस पारे मरकरी को एक तरह से क्या, उसकी पॉइजनिंग हो जाएगी, तो ओरली नहीं करते, किसमें, बच्चों में। अब है रेक्टल, बच्चा है, रेक्टल स्फिंक्टर अच्छे से डेवलप अभी हो रहे हैं या होने लगे हैं, और अपन बार बार यदि रेक्टल टेम्परेचर कर रहे हैं तो बार बार रेक्टल टेम्परेचर करने से क्या होगा, स्फिंक्टर डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, तो स्फिंक्टर डैमेज हो सकते हैं, स्फिंक्टर डैमेज हो सकते हैं, तो मतलब रेक्टल भी नहीं करेंगे। अब एक ऑप्शन बचा है एक्सिलरी, तो इसमें बच्चों में यह टेम्परेचर जो करेंगे अपन क्या चेक, तो कौन से रूट से करेंगे, मेनली सबसे ज्यादा किस रूट से करेंगे, एक्सिलरी रूट से। ओरल है वह यदि बच्चा 6 साल या 6 साल से कम है तो उसमें ओरली नहीं करते हैं, उससे बड़ा हो रहा है तो अपन उसमें कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ ऑप्शन में सिर्फ चिल्ड्रन दे रखा है, नॉट मेंशन एज। अब यदि आपके क्वेश्चन आए उसमें एज मेंशन की रखी हो कि बच्चा 3 साल का है, बच्चा 20 साल का है, या फिर बच्चा 15 साल का है, तो आप उसमें इस हिसाब से आसानी से आंसर कर सकती हो। तो यदि बच्चे छोटा है मतलब, तो उसमें रेक्टल क्यों, अभी यदि रेक्टल स्फिंक्टर डेवलप होने ही लगे हैं, अपन बार बार उसको क्या कर रहे हैं, रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं, रेक्टल में थर्मामीटर इंसर्ट कर रहे हैं, तो रेक्टल स्फिंक्टर डैमेज होने के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा, और बच्चों में आपको बताया था कितना, यदि रेक्टल ले रहे हैं तो इंसर्ट करते हैं 1 इंच, ये याद रखना है, और एडल्ट में कर रहे हैं तो 1.5 इंच। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का 8 क्वेश्चन, फिर है फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया आर सीन इन, रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया, हमेशा यदि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, क्या टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, वह क्या होती है, हार्ट रेट भी बढ़ती है। यह है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली। लेकिन क्या है, कुछ ऐसी फीवर्स है या स्पेशल कोई डिजीज कंडीशन या स्पेशल फीवर है, टाइप है, उसमें क्या है, पेशेंट के ब्रेडिकार्डिया होगा। अब पहली चीज ब्रेडिकार्डिया क्या है, हार्ट रेट का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना, और कितनी से डिक्रीज, लगभग 60 से बिलो हो जाना, 60 बीट पर मिनट से यदि कम हो रही है वह कहलाता है ब्रेडिकार्डिया। और क्वेश्चन पहुंच रहा है फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, कौन सी फीवर में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। टाइफाइड फीवर है उसके अंतर्गत क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। मलेरिया है हमेशा टेकिकार्डिया रहेगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली यदि फीवर है यदि नॉर्मली, उसमें हमेशा क्या रहता है, हार्ट रेट बढ़ी रहती है, मतलब क्या रहता है, टेकिकार्डिया रहता है, ठीक है, हमेशा क्या रहता है, टेकिकार्डिया रहता है। लेकिन एक टाइफाइड फीवर है उसके अंतर्गत क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाती है या गिर जाती है, हार्ट रेट या स्लो डाउन हो जाती है, वह है टाइफाइड फीवर। मलेरिया में बढ़ती है, फाइलेरिया में बढ़ती है, और डिप्थीरिया है इसमें भी बढ़ती है। ये टाइप्स है, अलग अलग प्रकार के डिजीज और फीवर, उनमें जो फीवर आती है उसमें, तो टाइफाइड जो फीवर है उसमें क्या होता है, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और वैसे नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पल्स रेट भी बढ़ती है। तो धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।